अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआए फिक्र। सितंबर 17 वेंसडे 2025 रियाज के शाही महल में समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपेंड। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को जप्फी डालते हुए एक गेम चेंजिंग म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। ये एक रूटीन का डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं था, ये एक आम डिफेंस एग्रीमेंट नहीं था। दिस इज अ फॉर्मल treaty that precisely states that any attack on either Saudi Arabia or Pakistan will be considered an attack on both nations. On both nations. थोड़ी देर के लिए सोचिए, on both nations. मैं आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है और पाकिस्तान के पास एक अंदाजे के मुताबिक 165 से 170 के दरमियान जौहरी हथियार मौजूद हैं और उसका डिलीवरी सिस्टम भी मौजूद है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और वो खामोशी से अपनी दफाई ताकत को भी बढ़ा रहा है। मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट तो नहीं हूं, मगर अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए हम इस मुआहदे की टाइमिंग्स, रीजंस और खित्ते में असरात को डिस्कस कर सकते हैं। ये क्या हुआ, क्यों हुआ और इससे किस किस को तकलीफ हुई और किस किस को तकलीफ होगी। हम सब ने पिछले दिनों इसराइल की कतर पर एयर स्ट्राइक होते देखी और कतर को बेबस भी देखा। कतर के पास पैसा भी बहुत है और फाइटर एयरक्राफ्ट भी बहुत। कतर के पास तकरीबन 96 एक्टिव न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें 36 F-15s, 36 राफेल्स और 24 टाइफोन्स, जो यूरोप का बेहतरीन लड़ाका त्यारा है। और कतर 132 मजीद लड़ाके त्यारे खरीद रहा है ताकि अपने मिराज 2000 के फ्लीट को अपग्रेड कर सके। मगर हुआ क्या? वो आए, कुट लगाई और चले गए। एक भी कतरी त्यारा एयरबोर्न नहीं हुआ। कतर रोता हुआ चौधरी के पास गया और चौधरी ने उसे तसल्ली से ज्यादा कुछ नहीं दिया। इस तमाम घड़समे को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी मुल्क जब किसी दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो उसके कुछ एम्स होते हैं, कुछ मकासद होते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि इसराइल जो है वो अपने इलाके का चौधरी बनना चाहता है, तो उस एम या उस मकसद को हासिल करने के लिए उसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होंगे, यानी कि उसको किसी को चपेड़ मारनी होगी, किसी को मुक्का मारना होगा और किसी का सर फोड़ना होगा ताकि लोग उसे इलाके का चौधरी बदमाश मान सकें। अब जब इसराइल अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वॉर गेमिंग करेगा, यानी प्लान बना रहा होगा, तो वो ये देखेगा कि मैंने किसको कहाँ कितना मारना है और अगर मैं उसको मारूंगा तो उसका जवाब रिटेलिएशन में कितना आएगा। क्या चपेड़ के बदले चपेड़ आएगी या चपेड़ खाने वाला अपने भाई को बुलाने की धमकी देगा या चुप होकर चपेड़ को बर्दाश्त कर लेगा। और आखिरी चीज जो वो प्लान करता है वो इस चीज को भी नजर में रखता है कि अगर चपेड़ के बदले में वापस चपेड़ आई तो क्या उस चपेड़ की इंटेंसिटी को वो बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। इसराइल की कतर के बारे में जो वॉर गेमिंग के कंक्लूजन से, यानी उनके प्लान जो थे, जो उनके हाइपोथेसिस थे, वो बिल्कुल दुरुस्त थे और वो ये थे कि कतर रोता हुआ बड़े भाई के पास जाएगा और शिकायत लगाएगा। अब बिल्कुल इसी किस्म की सिचुएशन का तकाबल हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कर लेते हैं। हिंदुस्तान के 85 लड़ाका त्यारे हवा में उड़े, उन्होंने 18 सिविलियन टारगेट्स पर स्ट्राइक की और अगले आधे घंटे में हिंदुस्तान के 7 त्यारे वापस जमीन पर लैंड नहीं कर सके। हिंदुस्तान ने पूरा प्रेशर डाला अमेरिका के थ्रू कि बस जी साड़ी हुण बस हो गई है, मजीद लड़ाई नहीं लड़नी। मगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में 36 मिलिट्री टारगेट्स, नॉट सिविलियन टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स हिट किए और फिर उसके बाद दोस्ती हो गई, सीज फायर हो गया।
हिंदुस्तान ने भी वॉर गेमिंग की थी, मगर हिंदुस्तान की वॉर गेमिंग के जो कंक्लूजन्स हैं या हाइपोथेसिस थे या उनका जो ख्याल था कि पाकिस्तान जवाब में कैसे रिटेलिएट करेगा, वो तमाम कंक्लूजन्स, तमाम हाइपोथेसिस गलत निकले। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान खामोश हो जाएगा और अमेरिका बादशाह के पास शिकायत लगाएगा कि पॉइंट देखो इन्होंने साढ़े नाल की किया है, और ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अमेरिका से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट है। मगर हुआ क्या, IMF के आगे हाथ फैलाने वाला मुल्क सबको हैरान कर गया। मैंने जो आपको एक इतनी लंबी कहानी सुनाई है, उसका क्रक्स ये है कि एक होती है कैपेबिलिटी। कतर के पास बेहतरीन लड़ाका तैयारे हैं, यानी कतर जंग लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, और दूसरी होती है एबिलिटी, कैपेसिटी, रिजॉल्व। लेकिन क्या कतर के पास इतनी हिम्मत, ताकत और जिगरा है कि वो अपने पर होने वाली जहरियत का जवाब दे सके? तो पता चला कि नहीं। पहले तो हमें हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सूरत में उसने जो झक मारी है, उससे हमें बहुत सारे फायदे हासिल हुए हैं। उन फायदों में से एक फायदा ये दिफाई मुआहदा भी है, और हम उसी पर बात करेंगे। एक बात तो तय है कि आज का अरब जंग नहीं लड़ सकता, आज का अरब अपने लिए नहीं लड़ सकता, आज का अरब अपने कौम की हिफाजत, अपनी सरजमीन की हिफाजत नहीं कर सकता। आज के दिन 9 ऐसे अरब ममालिक हैं जिनमें अमेरिका की मुस्तकिल फौजी छावनियाँ मौजूद हैं, जिनमें बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, अमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन अरब ममालिक ने अपनी हिफाजत का ठेका अमेरिका को दे रखा है। अमेरिका बादशाह से वो अरबों डॉलर के हथियार भी खरीदते हैं और अमेरिका में सरमाया कारी भी करते हैं। जहां हमने हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर या तंदूर, वो जो भी है, उसका शुक्रिया अदा किया, वहां इसराइल की भी मेहरबानी कि उसने पिछले दिनों कतर पर हमला करके एक वाज़े पैगाम दिया कि जनाब, आपका कोई महल, आपकी कोई सरकारी इमारत, आपकी कोई फौजी छावनी, आपका कोई तेल का कुआं हमसे बच नहीं सकता। हम जब चाहें, जहां चाहें, आपकी तौनी लगाएंगे और टका के लगाएंगे, और अमेरिका बादशाह भी आपकी मदद को नहीं आएगा। इस हमले के बाद अरब ममालिक में अपने दिफा को लेकर एक तशवीश, एक एंग्जाइटी पैदा हुई। पिछले 2 सालों से, जब से इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई है, 6 मरतबा अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल की फौरी जंगबंदी की करारदाद के खिलाफ वीटो कर चुका है। अरब ममालिक को एहसास हुआ कि अगर खित्ते में अमेरिका के मफादात उनके साथ अलाइन नहीं करते तो अमेरिका उनके सर से हाथ उठा लेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा इज अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ रीजनल सिक्योरिटी ऑर्डर फॉलोइंग द इजराइल असॉल्ट ओवर दोहा। अब अरबों को अपनी हिफाजत के लिए किसी और ताकत की ज़रूरत थी, और वो भागकर अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान के पास आए, और उन्होंने बाकी दुनिया को ये पैगाम दिया कि अब उनके दिफा में एक ऐसी ताकत है जिसके पास जौहरी हथियार भी हैं। वो माजी करीब में इसराइल के दोस्त हिंदुस्तान की अच्छी खासी तौड़ी भी लगा चुके हैं, और तीसरी और अहम बात कि सरजमीन हजाज से उनका मजहबी इश्क भी है। अब इस सिचुएशन में कुछ सवालात उठते हैं। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है या ऑपरेशन सिंदूर या तंदूर जैसी झक मारता है, तो क्या सऊदी अरब हिंदुस्तान पर अपना प्रेशर डालेगा? क्या इसराइल पाकिस्तान से डायरेक्ट जंग में इन्वॉल्व होगा? और अगर इन दोनों के दरमियान जंग होती है तो ये दोनों एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? हिंदुस्तान और सऊदी अरब के इस मुआहदे के बाद तल्लुकात किन बुनियादों पर होंगे? क्या ये मुआहदा बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम नेटो है? क्या ये एग्रीमेंट मिडल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर की शिफ्ट साबित होगा? अमेरिका की छतर छाया से निकलने का सबक पाकिस्तान ने बहुत पहले सीख लिया था,
اور اس نے اپنی ضرورت کے ہتھیاروں کی انڈیجنس پروڈکشن بہت پہلے شروع کر دی تھی، کیونکہ امریکہ کا ہتھیار پابندیوں کے ساتھ ملتا ہے۔ عربوں کو یہ بات شاید آج سمجھ آئی ہے۔ یہ معاہدہ عربوں کی انشورنس پالیسی ہے اگر امریکہ اسرائیل کی خاطر ان کو بیچ منجدار میں چھوڑ دے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔